मैं गौतम प्रसाद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज हम एक टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग पर चर्चा करेंगे। उसमें है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जो मेथड्स होता है कैपिटल बजटिंग में, हम लोग कैसे किसी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो उसमें से एक मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। उसकी चर्चा करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसको हम लोग एक्सिस प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, या फिर नेट गेन मेथड बोल सकते हैं, या इन्वेस्टर्स मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसका वेरिएशंस, यानी प्रेजेंट वैल्यू का इनपुट आता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें सेंस में कि टाइम इम्पैक्ट, टाइम वर्ड होता है, टाइम वैल्यू, यानी इसमें मनी का टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का आज से 10 साल पहले जो वैल्यूज़ था, आज उसी 1 रुपये का वैल्यूज़ डिफरेंट होगा। अगर उस समय हमको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को परचेज़ करने के लिए 1 रुपया देना पड़ा होगा, तो आज हमको उसी को परचेज़ करने के लिए में भी हो सकता है हमको 1 रुपीज़ 50 पैसे देना पड़े, या 1 रुपीज़ 60 पैसे देना पड़े, या 2 रुपीज़ देना पड़े, ऑलमोस्ट डबल पे करना पड़े। बट वही जो 1 रुपीज़ में हम पहले मिलता था, वही सेम चीज़ हमको 1 रुपीज़ में आज के डेट में नहीं मिलेगा। तो ये सभी जो चेंजेस होता है, यानी मनी का वैल्यू जो चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ मनी का वैल्यू चेंज होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में यही एक बेनिफिट्स होता है कि इसमें टाइम वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। और टाइम वैल्यू जब भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर का हम लोग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो हम लोग जब निकालते हैं, हाँ, इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको हम सेंस में बोल सकते हैं कि ये 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा आज के समय में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपया आज लगाएं, तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू कितना रह जाएगा, तो 0.909 ये हो जाएगा। क्लियर? तो 1 रुपया उस समय का अभी वैल्यू हो जाएगा उसका 0.909 रुपीज़। अगर वही 1 रुपया 2 साल पहले लगाए हैं, तो उस 2 रुपये का वैल्यू अभी के समय में 0.826 कहलाएगा। क्लियर है? या अनदर सेंस में लोग बोल सकते हैं कि अभी 0.826 लगाएंगे, और वो 2 साल के बाद उसका जो वैल्यू होगा वो 1 रुपया कहलाएगा। क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए 1 रुपये का हम लोग सिंपल करते हैं, 1/1 प्लस आई, 1 + i टू द पावर n। 1 + i ये होल में जाएगा, उसका पावर n लिखेंगे। इसमें क्या होता है, i जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स होता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो परसेंटेज बोल सकते हैं हम लोग, कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 10% से रिटर्न होगा, 20% से, या डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 10% है, तो उसको डेसिमल में चेंज करेंगे पहले। जैसे 10 है तो 10/100 यानी 0.1। अगर 15% है तो 0.15। अगर 16% हुआ तो 0.16 लाइक। तो आई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, यानी रेट को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए 15% से कर रहे हैं, तो 1/1 प्लस 0.15 होल। अगर 1 साल के लिए निकालेंगे तो पावर 1 लिखेंगे, अगर 2 साल के लिए तो पावर 2 लिखेंगे, यानी n नंबर ऑफ ईयर्स को बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है। यानी 1 ईयर्स में तो 1/1 प्लस 0.15, 1 प्लस 0.15 का होल। अगर 1 ईयर्स के लिए हुआ तो 1 हो जाएगा, यानी 1.15 का पावर 1। अगर 2 ईयर्स के लिए हुआ तो 1.15 का पावर 2। तो 1/1.15 का पावर 2, ऐसे करके हम लोग उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे 10% की हम लोग बात करें, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
1.1 का पावर 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे तो 0.909 आया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हुआ 10% के रेट से। अगर 1/1.1 का पावर 2 किए यानी 1.1 का पावर 2 1.21 आएगा। तो 1 को 1.21 से डिवाइड किए तो हमारा 0.826 आएगा। अगर जस्ट लेवल 3 ईयर्स में चलते हैं तो 1/1.1 का पावर 3 हो जाएगा यानी 1/1 का पावर 3 का वैल्यू जो है आएगा वो 1.331 आएगा। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 1.331 से तो हमारा वैल्यू 0.751 आएगा। तो लाइकवाइज ऐसे ही जितने ईयर्स के लिए हम लोग करना होगा उसका पावर वैसे चला जाएगा। तो चूँकि 10% से किया इसलिए 1.1 प्लस 0.1 लिखे। अगर 15% करते हैं तो 1 प्लस 0.15 लिखते हैं यानी 1.15 होता। तो रेट के हिसाब से डेसिमल में लेके 1 में ऐड करना है और फिर उसको 1 को डिवाइड करना है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में जब भी हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसमें हम लोग का जो भी इनिशियल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट होता है प्रपोजल्स का उसको देखते हैं कि जितना भी कॉस्ट है वो, और साथ में ईयर वाइज कैश इनफ्लोस कितना होता है। कैश इनफ्लोस बोलिए यानी अर्ली अर्निंग्स, ईयरली जो अर्निंग्स होता है वो क्या होता है इसको देखते हैं। तो वो डिफरेंट ईयर्स का अर्निंग्स डिफरेंट हो सकता है, मे भी हो सकता है हर ईयर्स का अर्निंग सेम भी हो। तो वो जितने ईयर्स रिटर्न देंगे उसमें कैश इनफ्लोस को देखते हैं। तो वही कैश इनफ्लोस का ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ हम लोग इम्पैक्ट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू किस बेसिस पर हम लोग को सपोर्ट करता है कि कोई भी प्रपोजल्स को हम लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये डिपेंड करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस हम लोग इसमें बोल सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या उसको हम लोग इनिशियल आउटले बोल सकते हैं। तो उसको माइनस करते हैं यानी सिंपल सा चीज़ है, जो भी टोटल आएगा प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट और इनिशियल आउटले और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी फाइंड आउट वी हैव आफ्टर दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? अब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है देन प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, और अगर प्रपोजल नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो प्रपोजल हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तब उस केस में प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा और उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव में आता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इसी अकॉर्डिंग ये सिंगल प्रोजेक्ट के लिए होगा कि अगर एक ही प्रोजेक्ट दिया हुआ है हमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो उस केसेस में तो यहाँ वही देखना होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट करेंगे, और अगर जीरो आया तो मे बी एक्सेप्टेड मे नॉट बी एक्सेप्टेड, वो डिपेंड करेगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शुड बी, अगर NPV इक्वल टू जीरो दैन शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, चॉइसेस योर। और साथ में अगर दो या दो से ज़्यादा प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट्स हैं तो हम लोग वहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे रैंक करते हैं। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगा वो फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकंड रैंक, उससे कम थर्ड रैंक। यानी इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूसिव बेसिस पे जिस पर्टिकुलर प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिक होगा उस प्रपोजल्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। क्लियर? तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसका इनिशियल कॉस्ट 25,000 है और वो ईयर एंड में कैश इनफ्लोज जो है वो इस प्रकार से है 9,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 8,000 रुपीज़, थर्ड ईयर 7,000 रुपीज़, फिर फोर्थ ईयर 6,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ ईयर 5,000 रुपीज़। क्लियर? अब इसका रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न है या हम लोग बोल सकते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बोलिए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं 10% है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा।
तो सिंपल सा चीज़ मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होता है। तो इसमें 4 कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम ईयर, एक कैश इनफ्लो, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो PVF उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, PVF @ 10%, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू PV। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसमें 5 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिए थे, तो 5 ईयर्स का दिए 1 2 3 4 5, और फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो लिखें, इनफ्लो के कॉलम में 9000, सेकेंड ईयर का 8000, थर्ड ईयर का 7000, फोर्थ ईयर का 6000, फिफ्थ ईयर का 5000, लाइकवाइज लिख दिए। और उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें, तो मैंने बताया था ना इसमें एक ही के बेसिस रहता है, 1/10% है तो 0.1 आएगा, तो 1 + 0.1 होगा, यानी 1.1, तो 1/1.1 हो जाएगा, तो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, तो 0.909 आएगा। दूसरे साल में जाएंगे तो 1/1.1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1/1.21, तो हो जाएगा 0.826। थर्ड ईयर जाएंगे तो 1/1.1 का पावर 3, यानी 1/1331, तो उसका आ जाएगा 0.751। तो जस्ट लाइक वाइज ऐसे ही चलेंगे, तो फोर्थ ईयर में 0.683 आएगा, और फिफ्थ ईयर में 0.621 आएगा। क्लियर। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 साल का निकाल लिए। अब इसमें हम लोग करेंगे कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो सेम ईयर्स के साथ, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स के साथ। फर्स्ट ईयर का 9000 है, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909 मल्टीप्लाई किए, तो दोनों मल्टीप्लाई करें 8181 आया। तो जस्ट लाइक 8000 सेकेंड ईयर में है, फिर उसको 0.826 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 6608 आया। थर्ड ईयर में 7000 है, तो उसको 0.751 से मल्टीप्लाई किए थर्ड ईयर का, तो उसमें 5257 आया। तो जस्ट लगे ऐसे 6000 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4098 आया। वैसे ही 5000 फिफ्थ ईयर का, उसको 0.621 से मल्टीप्लाई किए तो 315 आया। अब देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू वाला जो पार्ट आया उसको टोटल को ऐड करेंगे, 8181, 6608, 5257, 4098, 3105, इसको ऐड करेंगे। ऐड किए तो ये हो जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और ऐड करने से आता है 27,249। तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारा हुआ 27,249। अब इसमें से हम लोग इनिशियल कॉस्ट जो लगा था, इनिशियल कॉस्ट मैंने बताया था ना, या जो इनिशियल आउटले बोल सकता है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो लगा था हमारा 25,000, तो लेस इनिशियल कॉस्ट 25,000 लेस करेंगे, तो हम लोग का 27,249 में 25,000 लेस कर दिए, तो हमारा निकलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना, 2,249। और ये पॉजिटिव आया, तो अब चूंकि पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है NPV इज पॉजिटिव इन दिस प्रपोजल्स, so we have to accept this proposals, or proposal is worthwhile, yani proposals we can accept, or organizations should have to accept the projects। क्लियर। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट होगा, नेगेटिव आता है तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, और एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बोलेगा कौन से प्रोजेक्ट को हमको एक्सेप्ट करना है, तो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। और इस मेथड का एक एडवांटेज क्या है, तो इसमें एडवांटेज है सिंपल सा चीज़ है, इट इज़ मच सिंपलर इन कैलकुलेशन देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और सबसे खास बात है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है ना, एक होता है ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर, उसका यूज़ नहीं करना पड़ता है, और हमको इंटरनल रेट में करना पड़ता है, जो हम लोग हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम चलता है उसी लाइकवाइज ट्रायल एंड एरर है इसमें। फिर नेक्स्ट, desired rate of fixed return by management does in general represent the rate at which other investment opportunities may be available, and hence this method will distinguish more clearly and accurately between alternative investment proposals, मतलब दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में भी हमारा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, तो हम लोग कंपेरिजन करके हम लोग कर सकते हैं। और थर्ड है, it is consistent with the objective of maximizing owners welfare, और ये क्या होता है, ऑनर्स के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है कंसिस्टेंटली, यानी ये टाइम वैल्यू को जो कैलकुलेट करता है, टाइम वैल्यू को जो ये इंक्लूड करता है, इससे ये हमारा बेनिफिट इसका हो जाता है। अब इसमें देखेंगे डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या है,
तो दिस मेथड डज नॉट इंडिकेट द रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, ये नहीं दिखाता है। फिर नेक्स्ट, this method is static to the extent it freezes the situation at a point of time. Just likewise, just a business situations are in reality dynamic, and to that extent all calculations may be unrealistic, जो है वो हमारा इसका एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक्स होता है। और नेक्स्ट है, एक और ड्रॉबैक्स होता है इसका कि दिस मैथड फेल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर व्हेन प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन are involving different amounts of investments and with different economic life periods. Okay, thank you.